हाल फिलहाल में मार्केट के अंदर एक नई एनिमे धूम मचा रही है। वैसे कायदे से तो ये डोंगवा हुई। डोंगवा बोले तो चाइनीज एनिमेशन। और आज की वीडियो में हम इसी सीरीज की बात करने वाले हैं जिसकी सिर्फ 2 एपिसोड्स रिलीज हुई है और लोग इसे ऑलरेडी पीक फिक्शन बोलने लग गए हैं। सीरीज का नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। जी हाँ, ये है स्टार्टर पैक वीडियो ऑफ LOTM। लेकिन ये जो मेरी स्टार्टर पैक वीडियो है वो आज तक की सबसे डिफरेंट स्टार्टर पैक वीडियो होने वाली है। मगर क्यों, वो पता चल जाएगा आपको। फॉर नाउ मैं इतना बता दूं कि मैं इस तरह का अजीब गेटअप में इसलिए बैठा हूं क्योंकि ये जो अंदर पहना है ना, ये ग्रीन है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उस ग्रीन को कवर करने के लिए ये कोट डाल लिया है मैंने, ठीक है। तो हाँ, इस गंदे से एक्सप्लेनेशन के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी 1349 ऑफ द इपॉक कैलेंडर में शुरू होती है जब हमारा चाइनीज यूथ जाओ मिंगरुई अचानक क्लीन मोरेटी के बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। बेसिकली जाओ जो था वो हमारी ही दुनिया का एक चाइनीज बंदा था। हमारी दुनिया मतलब जिस दुनिया में कैमरा है, कीबोर्ड है, एयरप्लेन है, और वो एंटर कर गया है क्लाइन मोरेटी के शरीर में जो कि 1349 के टाइम की है ऑफ द इपॉक कैलेंडर। क्लाइन खुद को एक अनजान कमरे में पाता है जहां पे एक खूनी हाथ का निशान है ऑन द बुक। देन क्लाइन के सर के ऊपर एक बड़ा सा घाव है, ऐसा घाव मानो मारा गया है उसको, सर में ठिशके हैं उसे, ठीक है, और घाव भर रहा है। और वहां एक पिस्टल भी पड़ी है। इसका मतलब समझे दया, ये जो क्लाइन बंदा है ये अपने आप को ठिशक्याओं कर लिया था, लेकिन समहाउ जाओ उसके अंदर आ गया है तो वो वापस से जिंदा हो गया और उसकी घाव भी भर रही है। सो यस, ये जो अब नया क्लाइन है इसका पहला गोल ये पता लगाना है कि भैया वो यहाँ आया कैसे, और आ गया तो आ गया, अब यहाँ से वापस कैसे जाएगा। जो जाओ था वो बेसिकली किसी तरह का रिचुअल कर रहा था जिसकी वजह से वो इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया है, और वी शुड से ट्रांसमाइग्रेट हो गया है किसी और के शरीर में। अब इस पॉइंट तक आपको ये कहानी इसेकाई एनीमे जैसी लग रही होगी, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि LOTM वाकई में एक पीक फिक्शन है, और अगर आप इसे पढ़ना शुरू कर दिए तो आप अपना काम धंधा छोड़ के इसी में लगे रह जाओगे। कल से मेरा यही हाल है। तो इस पॉइंट तक कहानी की प्रेमिस सेट हो गई है, एंड यूजुअली स्टार्टर पैक में हम 2-3 एपिसोड्स की कहानी बताते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे उसे छोड़ देते हैं ताकि लोग इंस्पायर हो मांगा को पढ़ने के लिए या फिर एनीमे को देखने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ आपको LOTM के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी बताऊंगा तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाएगा और आपको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे को भी एनीमे देख के कुछ समझ आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं कूद गया वेब नोवेल की दुनिया में। यहाँ वेब नोवेल के 9 वॉल्यूम्स है और एक वॉल्यूम में तकरीबन 1000-2000 पेजेस हैं। तो मैं लिटरली एक वॉल्यूम भी अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैंने इतना जरूर पढ़ लिया है कि अब मुझे LOTM की दुनिया समझ में आ गई है। तो इसलिए ये स्टार्टर पैक वीडियो डिफरेंट है क्योंकि यहां मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, ना प्रेमिस मैंने सेट कर दिया है। अब मैं आपको LOTM की दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी LOTM की कोई भी एपिसोड देखो आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ आएगा। मस्त प्लान है। तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया 1349 ऑफ द इपॉक कैलेंडर में सेट है, मतलब 5th इपॉक, और ये दुनिया लेट विक्टोरियन एरा जैसा है, मतलब कैसे पहले इंग्लैंड हुआ करता था ठीक वैसा। लेकिन यहाँ है एक मिस्टिकल ट्विस्ट क्योंकि यहाँ है स्टीम पावर्ड इंजन्स, देन कैनन्स, ड्रेडनॉट्स और एयरशिप्स के साथ साथ पोशंस, डिविनेशंस, हेक्सेस और टैरो कार्ड्स भी इस दुनिया में है। मेन एक्शन लियोन किंगडम में होता है जिसका कैपिटल है बैकलुंड, और ये जो जगह है वो लंदन जैसा ही है जैसे पुराना लंदन हुआ करता था। वैसे मुझे ये बैकलुंड नाम बड़ा पसंद आया कि नहीं तुम्हें पसंद? बड़ा हरामी हो बेटा। अपना लौंडा क्लाइन टिंजन सिटी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है जिसे सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों टिंजन सिटी तो बस शुरुआत है क्योंकि LOTM के अंदर डिफरेंट सिटीज हैं, हर सिटीज की अपनी खासियत है और मैप लिटरली बहुत बड़ा है जो कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सप्लोर होता जाएगा। नाउ LOTM का जो पूरा खेल है वो बियॉन्डर्स चलाते हैं, मतलब एक मिस्टिकल सिस्टम यहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ बियॉन्डर्स उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने स्पेशल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मैजिकल एसेंस को कंज्यूम किया है, और ये जो मैजिकल एसेंस है या मिस्टिकल एसेंस ये पावर पोशंस के अंदर होते हैं, मतलब पोशन को गटक लो पावर्स आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। अब जैसे ही आप पोशन पियोगे आपको पावर तो मिल जाएगी, लेकिन इसके 22 डिफरेंट पाथवेज हो सकते हैं, यानी कि 22 तरह की अलग पावर, और वो पावर चलेगी एक डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब इन 22 पाथवेज में से हर एक पाथवे का 10 सीक्वेंस भी होगा। अब इन पाथवेज और सीक्वेंस पे हम काफी डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, लेकिन आगे वीडियो में। और नाउ इतना समझ लो कि जब कोई सीक्वेंस 9 का पोशन पीता है तो वो सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर बन जाता है। फिर आएगा सीक्वेंस 8,
8 7 6 5 4 3 2 1 और सबसे पावरफुल होगा 0, मतलब 9 सबसे लीस्ट पावरफुल, 0 मोस्ट पावरफुल। इनफैक्ट 0 तो काइंड ऑफ गॉड लाइक पावर है मित्रों। इसे आप एक आरपीजी स्किल ट्री की तरह मान सकते हैं, जहां हर एक लेवल पे आपको एक नई पावर मिलेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये पावर्स जो है वो साइकोलॉजिकल रिस्क भी लाते हैं। पोशंस आपको हैलुसिनेशंस दे सकते हैं या आपके खुद के दिमाग को भी खा सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में एक बियॉन्डर अपनी पावर, अपनी बॉडी, अपनी माइंड का कंट्रोल खो के लिटरली मॉन्स्टर बन सकता है, जिसको फिर न्यूट्रलाइज करना ही होगा। इसीलिए यहाँ एक रूल है जिसे हम कहते हैं एक्टिंग मेथड। बेसिकली जब आप किसी पाथवे के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का पोर्शन कंज्यूम करोगे तो आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे आ जाओगे, राइट? तो यहाँ इस सीक्वेंस पे आपको एक रोल दिया जाएगा और इस रोल का एक स्पेसिफिक नाम होगा और उस नाम की तरह आपको लिटरली जीना होगा, मतलब एक्ट करना होगा। तभी तो कहते हैं एक्टिंग मेथड। इसी से आपको पोशन की पावर ठीक ढंग से मिलेगी और आप पोशन को डाइजेस्ट कर पाओगे, वरना मॉन्स्टर बन जाओगे। अब आई नो सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे फूल पाथ के सीक्वेंस 5 में एक मैरियोनिस्ट करके पोशन है। मैरियोनिस्ट या मैरियोनेटिस्ट जो भी होता है, वो बेसिकली ऐसा आदमी जो कि पपेट्स को कंट्रोल करता है। तो इस लेवल के पोशन की पावर को पाने के लिए और पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको लिटरली पपेट की तरह बिहेव करना होगा। क्लाइन को सीक्वेंस 5 पर रीच करने के लिए मरमेड्स की आवाज सुननी पड़ी थी ताकि वो पपेट मॉन्स्टर ना बन जाए। जब वो एक्टिंग किया पपेट का, तब जाके उसका पोशन फाइनली उसको पावर दिया अच्छे से एंड डाइजेस्ट हुआ। इन शॉर्ट, पोशन को पचाने के लिए और उसके पावर को हासिल करने के लिए आपको मेथड एक्टिंग करनी होगी मित्रों, वरना कंट्रोल लूज करके आप खुद मॉन्स्टर बन जाओगे। तो यहाँ एक और जबरदस्त लॉ है विच इज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ये कहता है कि बियॉन्डर की कोई भी पावर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मतलब अगर कोई बियॉन्डर मरता है तो उसकी पावर जो है वो कहीं और शिफ्ट हो सकती है, और ये शिफ्टिंग अपने हीरो वाले गैंग में भी हो सकती है, विलन वाले गैंग में भी, अच्छे लोगों को भी मिल सकती है, बुरे लोगों को भी। तो यस, पावर नेवर डिसअपियर्स, इट ओनली चेंजेस हैंड्स। तो अब जबकि आप बियॉन्डर्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, चलो मैं आपको इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी और बातें बताता हूं। तो इस दुनिया में 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं और हर एक चर्च की अपनी एक बियॉन्डर डिवीजन है। ये चर्चेस सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बल्कि पावर सेंटर्स हैं जो कि इस पूरे वर्ल्ड को, और वी कैन से बियॉन्डर्स वर्ल्ड को, कंट्रोल करते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको सभी चर्चेस के नाम बता देता हूँ। चर्च ऑफ द एवनाइट गॉडेस, इनके पास नाइट हॉक्स है जिसमें क्लाइन ज्वाइन करता है और ये लोग मिस्टिसिज्म से रिलेटेड क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इनके पास मैंडेटेड पनिशर्स हैं। चर्च ऑफ द अर्थ मदर, इनके पास फर्टिलिटी ऑर्डर है। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन, इनके पास इंक्विजिशन है। देन चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, इनके पास मशीनरी हाइव माइंड है। देन बाकी दो है चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यहाँ तो हर डिपार्टमेंट का अपना गॉड है और सब अपनी अपनी बियॉन्डर आर्मी रखते हैं। अब जनरल पब्लिक को बियॉन्डर्स या उनकी पावर्स के बारे में नहीं पता, उन्हें लगता है ये सब मिथिकल चीज है, कहानियों वाली बात है, लेकिन रियलिटी में ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट पाथवेज एंड सीक्वेंसेस, ताकि हम समझ पाए कि आखिर ये होते क्या हैं। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में बियॉन्डर बनना कोई आम बात नहीं है, रादर ये एक पूरा साइंस और आर्ट है मित्रों। इसका कोर है पाथवे या फिर पाथ ऑफ डिवाइन। इमेजिन करो ये एक सुपरनैचुरल लैडर है जहां हर एक पाथ पे 10 स्टेजेस हैं, जिसे हम सीक्वेंसेस कहते हैं। जब कोई बंदा एक खास सीक्वेंस से जुड़ी पोशन पीता है तो वो एक बियॉन्डर बन जाता है। बियॉन्डर बनना मतलब उसे सुपरनैचुरल पावर मिल जाएगी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पाथवे या फिर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो कुल मिलाकर यहाँ 22 पाथवे हैं और हर पाथवे में 10 सीक्वेंस है। ये एक टियर्ड सिस्टम है जहां नंबर जितना कम होगा उतनी ही पावरफुल आपकी पोशन रही होगी। मतलब सीक्वेंस 9 सबसे ज्यादा वीकेस्ट है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप ज्यादा पावरफुल होते जाओगे, जहां पे सीक्वेंस 0 लिटरली गॉड लेवल है। ऐसा सीक्वेंस 1 भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट डेमी गॉड पावर, एकदम डिवाइन लेवल पे पहुंच जाएगा बियॉन्डर। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस दुनिया में 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं और हर चर्च के पास कम से कम एक कंप्लीट सीक्वेंस पाथवे है। मतलब उनके पास सीक्वेंस 9 से लेके सीक्वेंस 1 तक की सारी पोशन फॉर्मूला है। सीक्वेंस 0 नहीं, वो गॉड लेवल है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ इनकम्प्लीट पाथ्स भी हैं जिनको सालों से इकट्ठा किया जा रहा है। नाउ आई नो कि मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा हेवी लोड फेंके जा रहा हूं, तो टेंशन मत लो, अगेन हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपना हीरो क्लाइन वो सीयर या फूल पाथवे को चूज किया है और एनिमे के अंदर आपने देखा होगा कि फिलहाल वो 9th सीक्वेंस पे है। यहाँ उसे इनहांस्ड मेमोरी मिली है, स्पिरिट विजन है, रिचुअलिस्टिक मैजिक कर सकता है लौंडा। लेकिन जब वो इसके ऊपर वाले सीक्वेंस यानी 8th सीक्वेंस पे जाएगा तो वो बन जाएगा क्लाउन है तो मेथड एक्टिंग भी करनी ही होगी, है कि नहीं? और यहाँ उसे काइंड ऑफ मिलता है एडवांस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। देन 7th सीक्वेंस में वो बनेगा मैजिशियन, जहां वो लिटरली मैजिक कर सकता है और एक क्राउड को इंचांट कर सकता है। देन 6th पे फेसलेस,
5th पे मैरियनिस्ट, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लेवल 0 पे फूल, जहां लिटरली गॉड लाइक पावर्स होंगे। तो इफ यू सी, जिस तरह की आप पाथवे चूज करोगे उसी तरह की आपको पावर्स मिलेंगे। मतलब इसे सीयर वाली पूरी पावर्स मिल रही है, और ये पावर हर सीक्वेंस चढ़ने के साथ बढ़ती ही जाती है। अब सीयर या फिर जो ये फूल वाली पाथवे है वो ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी पाथवेज होते हैं जो कि काफी ऑफेंसिव हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम टायरेंट पाथवे की बात करते हैं तो यहाँ ऐसे बियॉन्डर्स होते हैं जिनके पास मौसम और पानी को कंट्रोल करने की पावर है। ये लोग समुद्र के राजा और मौसम के सुल्तान जैसे होते हैं मित्रों। अगेन सीक्वेंस में शुरू में पावर कम होगी, जहां पानी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मौसम को थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं, बिजली गिरा सकते हैं, और हाँ, जब ये पानी में होंगे तो इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती जाएगी तो ये हवा में लेविटेट भी करने लग जाएंगे, पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, और हाई सीक्वेंस तक पहुंच के तो ये लोग लिटरली समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं ना, उनको तक कंट्रोल करने लग जाएंगे, या फिर पूरे समुद्र के पानी को ही। समझ रहे हो कैसे पावर बढ़ती जाती है। इनफैक्ट ये लोग तो समुद्र पे आराम से चल सकते हैं जैसे हम जमीन पे चलते हैं। इन्हें भूकंप लाने तक की ताकत आ जाएगी, और ये लोग लाइट वाली स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। तो समझ जाओ पावर किस तरह से स्केल अप हो रही है। तो हाँ, यहाँ मैंने आपको टायरेंट पाथवे भी इसलिए बता दिया है ताकि आप समझ सको कि पाथवेज कितना ज्यादा अलग हो सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एकदम डिटेल में पाथवेज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि 22 पाथवे हैं, उसके 10 सीक्वेंस है सबके। देन कुछ पाथवे इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, काइंड ऑफ। सब बताने लग गया तो मजाक नहीं कर रहा, वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी। एक तो इसकी लोड बहुत ज्यादा गहरी है, और मैं खुद भी अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, वॉल्यूम 1 ही पढ़ रहा हूँ अभी मैं, और 9 वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम में 1000-2000 पेज, समय लगेगा मित्रों, ठीक है, धैर्य रखो थोड़ा। लेकिन जब भी मैं इसके 9 वॉल्यूम को खत्म कर दूंगा ना, तब जो मैं इसे मिल्क करने वाला हूँ, आहा, कम से कम 20 वीडियोस तो इस पे जरूर पेलूंगा। एनीवेज, नाउ आई होप कि आपको पाथवेज और सीक्वेंसेस अच्छे से समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि सीक्वेंस 9 और 8 को लो माना जाता है, देन 7, 6 और 5 को मिड लेवल माना जाता है, देन 4 से लेकर 1 तक को हाई लेवल माना जाता है, और 0 को गॉड टियर। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ पाथवेज सीक्वेंस 5 के बाद इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। मतलब सीक्वेंस 5 तक पहुंचने के बाद बियॉन्डर एक अलग लेकिन रिलेटेड पाथवे की पोर्शन से आगे बढ़ सकता है। जैसे स्लीपलेस डेथ और जायंट जो पाथवेज हैं, ये लेवल 5 के बाद इंटरचेंज हो सकते हैं। लेवल नहीं, सीक्वेंस 5। सवांट और मिस्ट्री प्रायर भी हाई सीक्वेंस पे जाके इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब एक ही रास्ते पे आपको चलना जरूरी नहीं है, साइड रोड्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन आप 22 में से किसी भी पाथवे पे इंटरचेंज नहीं कर सकते। ना, पहले से लिमिटेड है कि ये 3 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो वही में आप जा सकते हो। सब कुछ यहाँ बहुत क्लियरली डिफाइंड है मित्रों। ओके, नाउ पहले 2 एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि क्लाइन जो है वो एक फूल क्लब को एस्टैब्लिश करता है। मतलब वो जगह थी ना जहां पे ग्रे फॉग था, और क्लाइन 2 और लोगों को लेके आया था। हाँ, वही थी फूल्स क्लब। ये क्लब ऑफिशियली एक टैरो कार्ड गैदरिंग के रूप में शुरू हुआ था। इसका मकसद था मेंबर्स को इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और एक दूसरे की मदद के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्लाइन, जो खुद द फूल के रूप में एक्ट करता है, वो इस क्लब का सर्वोपरि नेता है, और बाकी सबको वो टैरो कार्ड के ही डिफरेंट नेम्स दे दिया है, या फिर वो खुद ले लिए हैं, जैसे द हैंग्ड मैन, जस्टिस, द सन, द स्टार्स और द मून। ये सभा अक्सर ग्रे फॉग के अंदर होती है ताकि इसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रह सके। इस क्लब के जरिए क्लाइन ने कई बियॉन्डर्स को अपनी तरफ किया है। इनफैक्ट यहाँ गाइडेंस मिलती है, और बड़े बड़े कॉन्स्पिरेसीज का पर्दाफाश भी ये क्लब करती है। इसे कहीं ना कहीं क्लाइन की जो अपनी इन्फ्लुएंस एंड पावर है वो बढ़ती जाती है। अब शुरुआती एपिसोड्स के अंदर क्लाइन कैसे उन 2 लोगों को यहाँ लेके आ गया था? अगर मैं द फूल्स क्लब के बारे में सब कुछ बताने लगूं तो अगेन उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी। तो हाँ, उस डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हम अच्छे से इस पे बात करेंगे। फॉर नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्टली मैं यहाँ बात करना चाहूंगा एम्परर रोजेल की। जिन्होंने भी एलोटीएम के पहले 2 एपिसोड्स को देख लिया है, उन्हें एम्परर रोजेल का नाम सुनने को जरूर मिला होगा। एलोटीएम यूनिवर्स के अंदर एम्परर रोजेल गुस्ताव एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है। वो सिर्फ एक एम्परर ही नहीं थे, बल्कि एक ट्रांस माइग्रेटर थे, यानी वो भी हमारी ही पृथ्वी से इस दुनिया में आए हैं। रोजेल एक जीनियस इन्वेंटर, साइंटिस्ट और एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके आए। अभी यहाँ 1300s के अंदर ही स्टीम पावर्ड चीजें आपको मिल रही हैं। all thanks to this Emperor Roselle। उन्होंने स्टीम इंजन्स, फायर आर्म्स एंड ऐसी ही कई सारी मॉडर्न चीजें इंट्रोड्यूस करी। अब रोजेल सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि बियॉन्डर पाथवेज को समझने में भी माहिर थे। उन्होंने बियॉन्डर्स के पावर्स को और एल्केमी के प्रोसेस पे काफी ज्यादा रिसर्च किया, और यही वजह है कि उन्होंने बियॉन्डर ऑर्गेनाइजेशंस और ढेर सारी सोसाइटीज के साथ डील करी थी। उनका भी मकसद यही था कि उन्हें अपने प्रीवियस वर्ल्ड यानी हमारी दुनिया पृथ्वी में वापस जाना है, या फिर एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी का सच्चाई पता लगाना है। रोजेल की जो कहानी थी वो एक ट्रेजेडी में खत्म हुई। मतलब उनकी जो मौत है
वो काफी रहस्यमयी है और उन्होंने अपने पीछे कई सीक्रेट्स, इन्वेंशंस और एक मजबूत विरासत छोड़ी जिसका असर एलओटीएम की पूरी टाइमलाइन पे दिखता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि रोजेल जो थे वो अपनी पर्सनल डायरी रखते थे जिसमें वो सारी चीजें लिखते थे और यहाँ जो वो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो है मॉडर्न चाइनीज या मैंडरिन हम कह सकते हैं, हाँ उस भाषा का। अब ये जो भाषा है वो पुराने टाइम पे नहीं थी या एटलीस्ट इस वर्ल्ड में नहीं है, तो लोगों को इसे डिकोड करने में बहुत मुश्किल हो रही है। बेयरली कुछ लाइंस लोग डिकोड कर पाए हैं। अपना क्लाइंट भी तो हमारी ही दुनिया से आया है, इनफैक्ट वो चाइनीज है मित्रों, तो वो रोजेल की पूरी डायरी आराम से पढ़ सकता है। अब रोजेल मोस्टली डीमनस वाले पाथवे पे चले थे एंड वो इसे काइंड ऑफ रिग्रेट कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली रिग्रेट बट वो बोल रहे थे कि सीयर या फिर फूल वाली पाथवे ज्यादा बेटर थी और यही पर के अपना लौंडा क्लाइंट जो है वो सीयर या फूल वाली पाथवे को चूज किया है। तो हाँ, अब आपको एलओटीएम यूनिवर्स की अच्छी खासी नॉलेज मिल गई है। अब जाके जब आप एपिसोड 2 या एपिसोड 1 दोनों को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। वैसे मैं जा रहा हूँ अब वेब नोवेल को पढ़ने के लिए क्योंकि 1 महीने के अंदर मुझे सारे 9 वॉल्यूम्स को निपटा देना है, तभी तो मिल्क करूंगा इसे अच्छे से। जोक्स असाइड, एलओटीएम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इनिशियली जब लोग बोल रहे थे कि एओटी से बेटर है एंड ऑल दैट, तो मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, बट अगर सिर्फ वेब नोवेल की बात हो तो ये वाकई में एओटी से बेहतर है। लेकिन हाँ, एनिमे में 2 ही एपिसोड्स आए हैं तो उसे अब पीक मत घोषित कर दो, देखते हैं एनिमे कैसे अडैप्ट होता है। ऑल्दो एनिमेशंस जो दिख रहे हैं वो भी नेक्स्ट लेवल के हैं। तो हाँ, अब आप जाके इसके 2 एपिसोड्स को देखो, देख चुके हो तो दोबारा देखना, काफी कुछ क्लिक करेगा। तो नो आप सबको अब पूरी स्टोरी चाहिए एलओटीएम की, सब जानना है भैया, 22 पाथवेज क्या है, सीक्वेंसेस क्या है, यहाँ की मिस्ट्रीज क्या है, ऑल दैट लेके आऊंगा सब में। लेकिन पहले मुझे खुद तो पढ़ लेने दो 9 वॉल्यूम। लेकिन वो सब तभी आएगी जब इस वीडियो पे आप 15 के लाइक्स कंप्लीट करोगे। आई नो टारगेट थोड़ा बड़ा है, बड़ा टारगेट इसलिए है ताकि जब तक आप टारगेट कंप्लीट करो तब तक मैं सब कुछ पढ़ लूं, नॉलेज इकट्ठा कर लूं एंड देन आपके सामने वीडियोस लेकर आऊं। फिर करेंगे एलओटीएम का जम के मिल्क और इसमें तो ढेर सारे कंटेंट है मित्रों। बात तो सही है। बस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर करना, सारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।